Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes Avinash Manikpuri #social studies. एंड आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 8th सोशल साइंस लेसन नंबर 12. द नेम ऑफ द लेसन डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आप देखेंगे डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है. ठीक है, इसको हम रक्षा व्यवस्था कहते हैं. ठीक है, कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है एक्चुअली वो है कैसा, तो इसके बारे में हम देखेंगे. यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है लेट अस लर्न. ठीक है, तो लेट अस लर्न देखें आप कि लेट अस लर्न में क्या लिखा है. सबसे पहले लिखा कि हाउ आर द इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड, कि डिफेंस सिस्टम, ठीक है, कि डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे होती हैं. ठीक, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिफेंस सिस्टम को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया इंडिया के अंदर. नेक्स्ट नंबर पर है कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग पीस, कि पीस के दौरान जब शांति रहती है तो जो हमारी डिफेंस जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं. देखिए फोर्सेस का काम जनरली आप देखें तो बॉर्डर पर लड़ाई झगड़ा, मतलब बॉर्डर पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने का काम होता है. अदर कंट्रीज़ में यदि अदर कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो हम पर हमला करती है, ठीक है, तो जो हमारी सेना है वो बॉर्डर पर उनको रोकने का काम करती है. लेकिन सोचें ज़रा कि यदि लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, एकदम पूरी कंट्री में पीस है, शांति फैला हुआ है, ठीक है, तो इस दौरान फिर इन आर्मी का क्या काम होता है तो हम देखेंगे वहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर है प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, के डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं यानी रक्षा के जो हथियार होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है. एंड लास्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो है कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स फॉर द सेफ्टी ऑफ कंट्री. ठीक है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आर्मी है सिर्फ वही कंट्री की सुरक्षा की ड्यूटी करे. ठीक है, साथ में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें. तो यही बोल रहा है कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, के सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है अपनी कंट्री की सेफ्टी को लेकर. ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों की मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं. ठीक है, ताकि पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो. तो सबसे पहले आप देखें पहला पैराग्राफ जो है कि इंडिया फर्मली बिलीव इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, कि इंडिया की बात की यहाँ पर कि इंडिया फर्मली बिलीव्स इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, कि इंडिया जो है, ठीक है, वो खुद वर्ल्ड में पीस को और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, यानी शांति प्रिय देश है. सी वॉज ऑलवेज बीन इंस्ट्रूमेंटल in trying to resolve national and international dispute by mutual negotiation and peaceful settlements. ठीक है, देखिए नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्ता, यानी एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ बातचीत से मसले को सॉल्व करती है तो उसको नेगोशिएशन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि सी हैज़ ऑलवेज, कि इंडिया का जो काम है, ठीक है, ऑलवेज वो क्या करती है, बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ट्राइंग टू रिजॉल्व नेशनल एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट, कि कभी भी यदि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो नेगोशिएशन के थ्रू पीसफुल सेटलमेंट करने का काम होता है इंडिया का. इंडिया आल्सो एक्सपेक्ट सच रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर नाइबरिंग कंट्रीज़, और इंडिया क्या चाहती है, इंडिया एक्सपेक्ट करती है कि जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है वो भी ऐसा करे. सी इज़ कंसर्न्ड अबाउट हर डिफेंस एंड हैज़ स्ट्रेथन्ड हैड डिफेंस सिस्टम एंड फोर्सेस. ठीक है, कि हम यदि हमारी बात करें यहाँ इंडिया को सी से रिप्रेजेंटेड किया गया कि सी इज़ कंसर्न अबाउट हर डिफेंस, की हम अपने डिफेंस को लेकर कंसर्न होते हैं, चिंता में होते हैं. एंड हैज़ स्ट्रेंथन्ड हर डिफेंस सिस्टम एंड फोर्सेस, और लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की, सुदृढ़ करने की कोशिश करते रहते हैं. यहाँ लिखा कि फ्यूटाइल वॉर्स एमोंगेस्ट different nation of the world have proved the importance of safety of every country. देखिए जो फ्यूटाइल वॉर्स होते हैं, यानी फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ में, व्यर्थ में जो भी युद्ध होता है कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव प्रूव्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ एवरी कंट्री. ठीक है, तो इन्होंने ये बता दिया कि इस चीज़ का इंपॉर्टेंस बता दिया कि भैया सेफ्टी क्यों ज़रूरी है. ठीक है, वॉर से बचने के लिए हमको सेफ कैसे रहना है. तो ये सारे कंट्री जो हैं एक दूसरे से, ठीक है, जब ये म्यूचुअल वॉर होता है इनके बीच में तो ये कंसर्न भी होते हैं अपनी सेफ्टी को लेकर. नाउ एंड ओनली अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन सेफ गार्ड हर बाउंड्रीज फ्रॉम फॉरेन अटैक एंड कुड फाइंड आउट म्यूचुअल एंड ऑनरेबल सॉल्यूशंस टू द डिस्प्यूट्स. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पावरफुल कंट्रीज़ हैं, तो वो पावरफुल कंट्रीज़ क्या होती हैं, उनके पास जो बाउंड्रीज है उनको सेव करने का उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है. इसलिए लिखा है कि ओनली अ स्ट्रॉन्ग नेशन, जो मजबूत नेशन है, ठीक है, कैन सेफ गार्ड हर बाउंड्रीज फ्रॉम फॉरेन अटैक, कि वो अपनी बाउंड्रीज को फॉरेन अटैक से सेफ गार्ड कर सकते हैं. एंड कुड फाइंड आउट म्यूचुअल एंड ऑनरेबल सॉल्यूशन टू द डिस्प्यूट, और जो भी विवाद होता है उसका वो साथ में मिलकर और एक ऑनरेबल सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है, हैंस कीपिंग इन व्यू द एबव फैक्टर
A strong defense setup has been created in India and powerful armed forces have been organized. The President of India is the commander-in-chief of all the three security forces in India. The formation of Indian Defence Forces is as under. ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर ये देखें कि लिखा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द थ्री सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया। अब इंडिया की थ्री सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन सी है? सबसे पहले आप देखेंगे आर्मी, फिर देखेंगे आप नेवी और फिर देखेंगे आप एयर फोर्सेस। मैंने यहाँ पर इनका मतलब भी लिखा हुआ है। आर्मी का मतलब होता है थल सेना, नेवी का मतलब होता है जल सेना एंड एयरफोर्स का मतलब होता है वायुसेना। तो ये जो तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया की, ठीक है, इनका जो कमांडर इन चीफ होता है वो प्रेसिडेंट होता है भारत का, ठीक है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही इनका कमांडर इन चीफ होता है। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है आर्मी। देखेंगे आर्मी के बारे में क्या लिखा है कि द इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द पावरफुल एंड लीडिंग आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। की हमारी जो आर्मी है वो वर्ल्ड की पावरफुल आर्मीज में गिनती होती है, ठीक है, और लीडिंग आर्मीज में गिनती होती है कि हमारी जो आर्मी है उसको पावरफुल और लीडिंग आर्मी माना जाता है। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडॉन्ड डिसिप्लिन एंड डिवोटेड आर्मी, ठीक है, डिसिप्लिन एंड डिवोटेड आर्मी। कि इंडिया को प्राउड है अपनी ऑर्गेनाइज्ड, एड ऑन का मतलब सुसज्जित, यानी सारी चीज़ों से लैस, यानी पूरे हथियार हैं इनके पास, और ये डिसिप्लिन के साथ साथ डिवोटेड आर्मी। डिवोटेड का मतलब होता है कि अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, जान देने से भी ना झिझकने वाले जो लोग हैं वो हमारी आर्मी में हैं। लिखा है द हेड क्वार्टर्स ऑफ द आर्मी आर एट न्यू दिल्ली। की जो हेड क्वार्टर है आर्मी का वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट कि द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हु इज़ ऑफ द रैंक ऑफ अ जनरल, ठीक है, आर्मी का जो स्टाफ होता है उनमें जो सबसे बड़ी रैंक है वो जनरल की कहलाती है। इज़ इट्स हेड, और ये जनरल जो है वो इसका हेड होता है, ठीक है, ये जनरल है। और यहाँ पर लिखा है कि जनरल इज़ इट्स हेड, ठीक है, कि जनरल आर्मी का हेड माना जाता है। इसके बाद लिखा है कि इन द आर्मी देयर आर सेवरल ब्रांचेस सच एज द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सवार, ठीक है, सॉरी पैदल। एंड कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है सवार जिसमें टैंक्स भी आते हैं। आर्टिलरी, तोपखाना, गन्स, एम्यूनेशन, प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट, व्हीकल, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इन्होंने बोला कि कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि इन्फेंट्रीज होती हैं, पैदल सेना होती हैं। कैवलरी का मतलब सवार, सवार का मतलब होता है घुड़सवार वगैरह जो हैं, ठीक है, और टैंक्स को भी सवार की श्रेणी पर लाया जाता है। फिर आर्टिलरी यानी तोपखाना, फिर एम्यूनेशन है, प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट की। अब देखिए कि जो इक्विपमेंट है उनका प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, ठीक है, तो उनके प्रोडक्शन के लिए भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। फिर व्हीकल्स हैं, मेडिकल हैं, इंजीनियरिंग्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्मी के अंदर होती हैं। और यहाँ लिखा है कि द आर्मी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कमांड्स, द सेंट्रल ऑफ ईस्टर्न, द सेंट्रल, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्दर्न एंड द सदर्न कमांड्स, ठीक है, कि आर्मी को 5 कमांड्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहला क्या है? सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न कमांड्स, ठीक है। ईच कमांड हैज सेपरेट हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और हर कमांड के लिए एक हेड रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर यहाँ पर लिखा कि दीज ऑफिसर्स आर ऑफ रैंक ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल, और इनके जो हेड होते हैं वो कहलाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर कि लिखा है द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी, की आर्मी के ऑफिसर्स की रैंक क्या होती है। तो सबसे देखिए यहाँ पर पोस्ट जो लिखा है, जो इनका पदक्रम होता है, तो सबसे बड़ा होता है जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन, और फिर उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है कि द रैंक ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी, और जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी के उनकी रैंक देखिए क्या क्या होती है। सबसे ऊपर होता है मेजर, फिर सूबेदार, फिर हवलदार, फिर नायक, फिर लांस नायक, और इसके बाद होता है सोल्जर, ठीक है। दे आर कॉल्ड JCO और नॉन कमीशनड रैंक, ठीक है, ये इनको JCO या नॉन कमीशन रैंक कहलाते हैं। और इस तरफ जो आपको दिखेगा वो कमीशन रैंक होते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर आते हैं नेवी। तो नेवी का मतलब मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जल सेना होता है, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि इंडिया इज़ पेनिनसुला, कि इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है, ठीक है। पेनिनसुला कंट्री का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पेनिनसुला कंट्री, कई बार ये वर्ड आता है पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का मतलब होता है कि वो एरिया जो 3 तरफ से वाटर से कवर होता है उनको हम पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। अब जब आप इंडिया की कंडीशन देखेंगे, इंडिया की लोकेशन देखेंगे, तो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर है वे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अरेबियन सी, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर है इंडियन ओशन। इसीलिए इंडिया को पेनिनसुला कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इंडिया 3 तरफ से वाटर से कवर है। और देखिए चारों तरफ मतलब इन तीनों साइड वाटर का
वॉल्यूम वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर नेवी की क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ी है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखेंगे आप यहाँ पर कि इंडिया इज़ अ पेनिनसुला, इट इज़ सराउंडेड विथ वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, की थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड है। द कोस्टल एरिया इन इंडिया आर वास्ट, की कोस्टल एरिया जो है काफ़ी बड़ा है इंडिया का। फिर लिखा कि इन द ईस्ट लाइज द वे ऑफ बंगाल, जो मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट में वे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन। Hence an organized and powerful navy is must to safeguard the coastal areas। ठीक है, इसीलिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एक पावरफुल, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड नेवी की ज़रूरत है कि जो जल सेना है, ठीक है, वो हमारे कोस्टल एरिया को सुरक्षित रख सके। अकॉर्डिंगली अ स्ट्रॉन्ग नेवी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, इट्स हेड इज़ कॉल्ड द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड इज़ एन एडमिरल। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जिसको हम एडमिरल बोलते हैं। ठीक है, द नेवल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 एरिया कमांड्स। और जैसे आर्मी में हमने 5 एरिया कमांड्स देखे थे, तो यहाँ पर 3 एरिया कमांड्स हैं, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड्स एट विशाखापट्टनम, कि ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो विशाखापट्टनम में है, वेस्टर्न नेवल कमांड्स जो मुंबई में है, और सदर्न नेवल कमांड्स जो है वो कोचीन में है। ठीक है, एवरी कमांड्स हैज़ इट्स ओन चीफ ऑफिसर, और हर एक कमांड का एक अपना ही चीफ ऑफिसर होता है। दीज ऑफिसर्स आर ऑफ द वाइस एडमिरल पोस्ट। द नेवी टू हैज़ इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि उन्होंने बोला कि एवरी कमांड हैज़ इट्स ओन चीफ ऑफिसर, की हर कमांड्स का एक चीफ ऑफिसर होता है। दीज ऑफिसर्स आर ऑफ द वाइस एडमिरल पोस्ट। ठीक है, वाइस एडमिरल पोस्ट या रैंक। द नेवी टू हैज़ इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन दिल्ली, और नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में भी लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कि द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन नेवी, की नेवी के ऑफिसर्स की रैंक क्या क्या होती है। सबसे पहले लिखा है एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल। ठीक है, कि सबसे जो मैन हेड होता है वो तो एडमिरल कहलाता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है, कि ये लिखा है कि वाइस एडमिरल पोस्ट। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि लिखा है कि एवरी कमांड हेड्स इज ओन चीफ ऑफिसर, की हर कमांड का एक चीफ ऑफिसर होता है। ठीक है, जैसे आर्मी में हो रहा था। ठीक है, और दीज ऑफिसर्स आर ऑफ द वाइस एडमिरल पोस्ट। ठीक है, और इन कमांड्स के जो हेड होते हैं इनको वाइस एडमिरल कहा जाता है। ये सेकंड नंबर की रैंक होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एडमिरल, नीचे वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, फिर है कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट एंड सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो ये पोस्ट होती हैं नेवी की। फिर इसके बाद जब आप देखेंगे नीचे, तो नीचे वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे द मेन नेवल वारशिप ऑफ इंडिया आर। अब देखिए वारशिप्स कौन कौन, वारशिप्स का मतलब होता है युद्ध के लिए जो शिप्स यूज़ किए जाते हैं उनमें कौन कौन से मैन हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, देशपोत एंड आईएनएस गोदावरी, ये कुछ मेन वारशिप हैं इंडिया के पास। द नेवी हैज़ सर्वे शिप एंड पेट्रोल एयरक्राफ्ट कैरीज। ठीक है, और नेवी की जो शिप्स है अपने साथ सर्वे शिप के साथ साथ पेट्रोल का एयरक्राफ्ट भी लेकर चलती है। बिसाइड दीज देयर आर 2 फ्लीट ऑन इज द वेस्टर्न फ्लीट एंड द सेकेंड ईस्टर्न। ठीक है, और इसके साथ साथ ये देखेंगे 2 फ्लीट है। फ्लीट का मतलब होता है कि जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, ठीक है, कि जिसमें बहुत सारे जहाज़ों का ग्रुप होता है उसको हम फ्लीट्स बोलते हैं। तो लिखा कि बिसाइड दीज देयर आर 2 फ्लीट्स, वन इज़ द वेस्टर्न फ्लीट एंड सेकंड ईस्टर्न फ्लीट। ठीक है, कि एक जो है वेस्टर्न फ्लीट में है और एक है सेकंड जो है वो ईस्टर्न फ्लीट है। विच आर मोबाइल कमांड्स ऑन द सी। मोबाइल कमांड्स का मतलब होता है घूम घूम कर सी की निगरानी करना। ठीक है, इसके बाद है शिप यार्ड हैव बीन सेटअप एट कोलकाता एंड गोवा, और शिप यार्ड जहाँ पर शिप्स जाके रुकती हैं, ठीक है, तो वो है कोलकाता और गोवा में। शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड एट विशाखापट्टनम, और जो शिप्स है वो विशाखापट्टनम में बनाई जाती हैं। एंड अ नंबर ऑफ शिप्स, सबमरीन्स एंड स्मॉलर क्राफ्ट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द नेवी एट दीज यार्ड्स। ठीक है, और इन यार्ड्स पर यदि हम देखें तो बहुत सारे शिप्स रहते हैं, सबमरीन्स रहते हैं, और छोटे छोटे जो क्राफ्ट हैं वो भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं यहीं पर। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे लिखा है कि इन 2001 अ जॉइंट कमांड ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स हैज़ बीन सेटअप इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, 2001 में जॉइंट कमांड सेट किया गया था। ठीक है, जैसे सबके कमांड्स अलग अलग होते हैं। आपने आर्मी में देखा 5 कमांड्स के बारे में, नेवी में अपन ने 3 कमांड्स के बारे में पढ़ा। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2001 पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो एक कॉमन कमांड था, ठीक है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्टेबल किया गया था। फिर लिखा है कि अ न्यू सेंटर ऑफ नेवी INS कदम्बा हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन
करवार। ठीक है, अब एक नया सेंटर है नेवी का जिसका नाम इन्होंने IS कदम्बा दिया हुआ है, उसको स्टेबल किया गया था करवार में। इट इज़ सिचुएटेड 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोवा, और जो कि गोवा से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो जो नेक्स्ट पार्ट बचता है मैं उसको जो नेक्स्ट बच रहा है उसको मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर जो बचता है अपन देखते हैं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।